एशना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, और लास्ट लेक्चर आज का। ऑलराइट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है, एक बात याद रखना कि अगर हमें ह्यूमन जीनोम के बारे में पता होगा तो हमें बहुत सारी चीजें पता होंगी। कितनी सारी चीजें, बहुत सारी, मतलब आप सीरियसली आप समझ भी नहीं सकते। जैसे आप एक बात का सिग्नेचर एक होता है ना कि बंदे का स्पेसिफिक होता है, सिग्नेचर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, राइट, और कॉपीड का पता चल जाता है, राइट। आप ये समझो कि जीनोम तो कोई कॉपी भी नहीं कर सकता, एंड इट इज वेरी मच यूनिक, ठीक है। ह्यूमन बींग्स कितना जीनोम शेयर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हमारे पास कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं हमारे पास, ठीक है। मेरे को हटा दो, 6 लोग अपने को काउंट करो, ठीक है। तो अगर मैं 6 के 6 लोगों का जीनोम सीक्वेंस करवाएं अगर हम, अब कॉस्ट रिड्यूस हो चुकी है तो करवाई जा सकती है, हालांकि इतनी रिड्यूस नहीं हुई है कि आइसक्रीम खाने गए और जीनोम सीक्वेंसिंग करा लाए, ऐसा इतना रिड्यूस अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ सीक्वेंस कराया जा सकता है। अगर हम ये सीक्वेंस करा दें तो आपको क्या लगता है आपके जीनोम्स के बीच में कितनी सिमिलैरिटी आप लोग को मिल जाएगी, कितना सिमिलर होगा आपका जीनोम? पार्थ, तुम्हारा और शौर्य का जीनोम कितना सिमिलर होगा? हाँ, 99.99%। एग्जैक्टली सेम होगा, सेम होगा, ठीक है। इतना जीनोम आपका शेयर होता है ह्यूमन बींग्स में, आप कितने का किसी का भी जीनोम ले लो आपको इतनी परसेंट सिमिलैरिटी मिल जाती है, विच इज 99.9%, ठीक है। और जो वो 0.1% है, क्या वो छोटा है या बड़ा है? बहुत बड़ा है। अब अंबानी का जो उनका मंथली इनकम होगा, पता नहीं जो भी है, ठीक है, जो भी उनका मंथली क्या बोलते हैं ट्रांजेक्शन्स आने वाला, ठीक है, तो उसका 1% की वैल्यू कितनी होगी? मैंने बस ये सुना था कि उन्होंने जो अभी शादी में इन्वेस्ट किया था, शादी नहीं शायद प्री वेडिंग में जो इन्वेस्ट किया था वो 2 to 3% था ओनली, ठीक है। तो ये बात समझ में आई आपको? तो अगर हम देखें, वैसे 0.1% बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर आपका बहुत बड़ा जीनोम है, आप खुद सोचो ना, आपका जीनोम कितना है? 3.3 into 10⁹ बेस पेयर्स। इसका 0.1% निकालो, 10⁹ का 0.1% कितना हो गया? 10⁶। 10⁶ हो गया इसका 0.1%। 10⁶ कहां से छोटा नंबर हो गया? 10⁶ ऑलरेडी एक इक्वल आएगा जीनोम है यार, 4.6 into 10⁶ बेस पे। आई बात समझ में? तो जीनोम से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता लगाई जा सकती है, और दूसरा आगे आप इसको बहुत सारी फील्ड में यूटिलाइज कर सकते हो टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स फर्स्ट, एंड सेकेंडली इट कैन बी यूटिलाइज, लाइक इट कैन बी यूज एज अ रिसोर्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अब डिसीज अगर आपको हो जाती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ कैंसर, ठीक है, अगर कैंसर है, सीवियर है, तो आपको अगर मेडिसिन ऐसी लेनी है विच आर कस्टमाइज्ड टू योर बॉडी, तो आप क्या करा सकते हो? आप जीनोम सीक्वेंसिंग करा लो, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा आपके जीन में कहाँ म्यूटेशन हुई है, क्योंकि कैंसर का वन ऑफ द मेन रीजन इज अ म्यूटेशन इन द डीएनए, तो यू विल गेट टू नो अबाउट दैट डीएनए, और आप उसके स्पेसिफिक मेडिसिन ले पाओगे। तो कैन इट हेल्प देयर? ऑफ कोर्स इट कैन। इज दिस क्लियर? इनफैक्ट बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं। चलो ठीक है, बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है, राइट, तभी इतने सारी कंट्रीज ने पैसा भी लगाया और बहुत सारा पैसा लगाया। आई बात समझ में? लेकिन करेंगे कैसे? प्रोसीजर। जीनोम छोटा नहीं होता, जीनोम छोटा नहीं होता। एंड बच्चे, अगर आप प्रोटीन आइसोलेट करो, आरएनए आइसोलेट करो, जीनोमिक डीएनए एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको आइसोलेट करने का अर्थ भी एक तो आइसोलेट करना है, ऊपर से इंटैक्ट, क्योंकि अगर आपने आइसोलेट करते टाइम पे तोड़ दिया तो काम खराब हो जाएगा। आई बात समझ में? तो आपको आइसोलेट भी करना है और इंटैक्ट भी होना चाहिए, ये हमारे रूल्स होते हैं, ठीक है। अब ये काम कर, ये प्रोसीजर कैसा है, ठीक है। अब जीनोमिक डीएनए आइसोलेशन का जो प्रोसीजर है, दैट
I will not explain here. There are several methods by which genomic DNA can be isolated from a cell. आपका genomic DNA बच्चे present कहाँ पर होता है? You have a cell and you know that in the cell, inside the cell we have, what do we have? A nucleus. And here we have the genomic DNA, right? आपको करना क्या होगा? आपको जाना है न्यूक्लियस तक जाना है. Somehow you will have to break the cell membrane. Somehow you will have to break the nuclear membrane. और जैसे ही ब्रेक करोगे तो एक परेशानी आ जाएगी, समस्या आ जाएगी. क्या आएगी परेशानी? सबसे बड़ी परेशानी, ठीक है, डीएनए बाहर आया और बाहर कौन बैठा था? डीएनएस बैठे हुए थे. यानी कि आपने अपने डीएनए को बाहर निकाला और इसके दुश्मन बाहर बैठे हुए हैं, उसको खाने को तैयार है. और डीएनएस क्या है? एंजाइम है. डीएनएस क्या है? एंजाइम है. यानी कि जब आप डीएनए आइसोलेट कर रहे हो तो आपको एनवायरनमेंट ऐसा रखना पड़ेगा जहां पे आपका डीएनए सेफ हो. अब ये कैसे किया जाता है? पहला, यू विल आइसोलेट योर जीनोमिक डीएनए. आपको क्रशिंग करनी पड़ती है ताकि सब टूट फूट जाए, ठीक है, बट दिस क्रशिंग हैज टू बी डन इन लिक्विड नाइट्रोजन. कहाँ पे करते हो? लिक्विड नाइट्रोजन में. Why do we use liquid nitrogen? Because the temperature is too low, and at this temperature no enzyme will be active to degrade your DNA. Then who will degrade your DNA? We ourselves. क्रश ज्यादा करके, उसको ज्यादा तंग वंग करके हम डिग्रेड कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन से हमने एंजाइम को क्या कर दिया? इनएक्टिव कर दिया. लो टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिव होता है, डिग्रेड नहीं होता. आई बात समझ में? तो समहाउ हम क्या कर सकते हैं? जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है. जीनोमिक डीएनए में क्या, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, हमें कितने क्रोमोसोम सीक्वेंस करने की जरूरत पड़ेगी? ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम सीक्वेंस करने की जरूरत पड़ेगी? है बहन? परी बोलो ना. 21. पार्थ? 23 पेयर या 23? 23. आयशा? ओके. एशना? शौर्य? एंजल? 24. No, I'm not joking. It's 24. बच्चे, अगर हम मेल की बात करें तो 23 पेयर होता है और लास्ट पेयर डिफरेंट होता है. तो लास्ट के पेयर में से सिर्फ एक क्रोमोसोम लेकर काम चल जाएगा या दोनों को लेना पड़ेगा? जहां पर सेम सेम है वहां पर एक ले लो, जहां पर अलग अलग हैं दोनों को लोगे. तो ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग करी गई? 24 क्रोमोसोम्स की सीक्वेंसिंग करी. CHR क्रोमोसोम, नॉट CH4 मीथेन, ठीक है. इट इज CHR क्रोमोसोम. बच्चों बात समझ में आई? कितने क्रोमोसोम सीक्वेंस करे गए? 24 क्रोमोसोम सीक्वेंस करे गए, ठीक है. क्रोमोसोम्स क्या है? अब देखो, जब क्रोमोसोम्स मेटाफेज में आते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं, राइट. एक आपका, और क्रोमोसोम है क्या? इट इज अ सिंगल थ्रेड. वन क्रोमोसोम इज अ सिंगल थ्रेड. वन क्रोमोसोम इज अ सिंगल थ्रेड. तो आपका SSIU थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा. हाँ ऑफ कोर्स, अगर आप उसको हेड टू हेड अगर अरेंज कर लोगे तो कितना आएगा? 2.2 मीटर. ह्यूमन बींग्स में 2.2 मीटर, ठीक है. तो वो आपका थ्रेड ऑफ डीएनए है. ओके, ये वाली बात समझ में आई? जब आप उसे आइसोलेट कर रहे हो तो आपको उसको फ्रेगमेंट करना है या नहीं करना है? नहीं करना, सिंगल आइसोलेट करोगे. ये वाली बात समझ में आई या नहीं? पहला स्टेप जो होता है आपका वो होता है आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए. पहला स्टेप क्या होता है? आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए. आपने पहला क्या करा? जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट कर लिया. बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम है? श्योर है? ठीक है, ये वाला स्टेप समझ में आया. अब हमें इंटैक्ट करना है. अब हम मान लेते हैं, प्लीज ऐसा मान लेना, मैं आप लोगों की सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर रही हूं कि आपका ये थ्रेड है, ये आपका थ्रेड है, मैं मानकर चल रही हूं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है. मैं मानकर चल रही हूँ 1 से 10 लिखा हुआ है.
बच्चे ये आपकी सिंप्लिसिटी के लिए है, मेरी नहीं। और दूसरी बात, आपको पता है कि 5 के बाद 6 आता है, 7 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 9 आता है। आपके जीनोम में 1 2 3 4 नहीं होते, क्या होते हैं? ATGC होते हैं। तो उनकी पोजीशंस होंगी ATTGGCCAATT, ठीक है। तो वहां पर वो चीज होगी जिसको हमें डिकोड करना है। लेकिन आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या लिखा है, 1 से 10। आप इनको पोजीशन समझ लो, बेस पेयर एट फर्स्ट पोजीशन, बेस पेयर एट सेकेंड पोजीशन, बेस पेयर एट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन। तो बेस पेयर एट डिफरेंट पोजीशंस। बच्चे समझ में आई बात या नहीं आई? अब एक परेशानी आती है, ठीक है। अब हमारे पास समस्या ये थी बच्चे कि हम पूरा जीनोम सीक्वेंस करें या सिर्फ वो पार्ट एक्सप्रेस करें, सीक्वेंस करें जो एक्सप्रेस हो रहा है। तो 2 अप्रोचेस यूज करी गई थी। कितनी अप्रोचेस यूज करी गई थी? 2। पहली अप्रोच में हमने सिर्फ उस पार्ट को सीक्वेंस करने का सोचा जो एक्सप्रेस हो रहा था। एक्सप्रेस जो हो रहा होता है वो क्या कहलाता है? जीन। जीन आप जीन समझो। ट्रांसक्रिप्शन तो बच्चा एक्सॉन एंड इंट्रॉन दोनों का होता है ना। आप ये समझो कि जिस पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना, हम उसको सीक्वेंस कर लेते हैं। तो पहला हमने क्या सोचा कि जिस पोर्शन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसको सीक्वेंस कर दो। इस अप्रोच को क्या बोला गया? तो आपकी पहली अप्रोच क्या थी? सीक्वेंसिंग ऑफ द रीजन विच इज ट्रांसक्राइब्ड और एक्सप्रेस्ड, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। बच्चे बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। एक्स क्या है? नहीं दिख रहा, पूरा नहीं दिख रहा भाई साहब, क्या करें? भाई साहब अब दिख रहा है? यस, हमारा पूरा बोर्ड विजिबल होना चाहिए, राइट? वी कैन एक्चुअली, ठीक है जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, नाइस ऑब्जर्वेशन यार। अब मैं कैसे जाऊं इधर से? थैंक यू। EST क्या है? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। ये क्या है? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग बोले तो सीक्वेंसिंग ऑफ द रीजन ऑफ द जीनोम विच इज गेटिंग एक्सप्रेस, जिसको एक्सप्रेस आप करवा पा रहे हो, जो एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो सीक्वेंसिंग ऑफ रीजन विच इज एक्सप्रेस्ड। और बच्चे एक अप्रोच थी आपकी ब्लाइंड अप्रोच। ब्लाइंड अप्रोच बोले तो बेटा एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, सबको सीक्वेंस कर दो। तो सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम whether expressed और नॉट, कि वो एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं एक्सप्रेस हो रहा, कर दो सीक्वेंस। तो ये कैसी अप्रोच थी? ब्लाइंड अप्रोच। और ये कैसी थी? EST, कि भैया हम सिर्फ उसको सीक्वेंसिंग करेंगे, ठीक है, जो कि आपका एक्सप्रेस हो रहा है। बताओ विच अप्रोच इज गुड? एक्सप्रेस जो हो रहा है उसको सीक्वेंस करना बढ़िया है या फिर द होल जीनोम? इश्ना, कौन सा अप्रोच बेटर है? हाँ, बहुमत के साथ। ओके। आयशा फर्स्ट, श्योर है? फर्स्ट, ठीक है। परी सेकंड, एंजल है बहन सेकंड, ठीक है। मी टू सेकंड। बेटा सेकंड यार, पहली अप्रोच कैसे? आप ये सोचो कि आप देखो अभी हमें क्या जीनोम की नॉलेज है? नहीं। तो आपको लग रहा है कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या सच में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है?
इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, तो कौन सा ज्यादा बेटर अप्रोच है? ये। और बाद में अप्लाई भी कौन सा किया गया था? डोंट वरी भैया, ओके समझ में आई बात? तो अप्लाई भी कौन सा किया गया था? ये वाला ज्यादा बेटर तरीके से अप्लाई किया गया था। आई बात समझ? तो हमें क्या करना था? सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम। समझ में आया? कौन सी दो अप्रोचेस थी? पहला सीक्वेंसिंग ऑफ द जीनोम विच इज गेटिंग एक्सप्रेस्ड, दूसरा a blind approach that involves sequencing of the entire genome whether it is coding or non coding। कोडिंग है तो भी कर दो, नॉन कोडिंग है तो भी कर दो। आई बात समझ में? पता चल गया? ठीक है, अब प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है? ओके, आपका 1 2 3 4 5 6 7 आपने जीनोमिक डीएनए निकाल लिया, ठीक है? हमें किसको सीक्वेंस करना है? होल जीनोम को। किसको सीक्वेंस करना है? होल जीनोम को सीक्वेंस करना है। इतने बड़े जीनोम को एक साथ सीक्वेंस करना पॉसिबल है? टेक्निकल लिमिटेशंस थी। क्या थी? टेक्निकल लिमिटेशंस। तो क्या पूरे जीनोम को एक साथ सीक्वेंस किया जा सकता है? नहीं, तो हमें उसे फ्रेगमेंट तो करना पड़ेगा। इधर क्या करा जाता है? पहला क्या हो गया? आइसोलेशन ऑफ द जीनोमिक डीएनए। दूसरा क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन ऑफ जीनोम। फ्रेगमेंटेशन ऑफ जीनोम। अब यहां पर एक बात आती है कि एक पर्टिकुलर साइट पे काटेंगे जीनोम को या रैंडम? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे काटेंगे। जैसे आपको समझो कि मैंने बोला कि हाँ भाई जिसके यहाँ आए वहां पे काट देना, कोई एक पर्टिकुलर साइट बता दी कि यहाँ पे काट देना, या रैंडमली काटेंगे? रैंडम। कैसे काटेंगे? रैंडम। हम जब रैंडम, अब हम इसको जब सीक्वेंस करेंगे, जब हम इसका रैंडम फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो कुछ फ्रैगमेंट जो होंगे उनमें 1 2 होगा, कुछ फ्रैगमेंट होंगे जिसमें 2 3 4 है, कुछ फ्रैगमेंट है जिसमें 3 4 है, कुछ फ्रैगमेंट है जिसमें 4 5 6 है, कुछ फ्रैगमेंट है जिसमें 7 8 है, कुछ फ्रैगमेंट है जिसमें 7 8 9 है, फिर 8 9 10 है। ओवरलैपिंग है? हाँ, इसके बीच में ओवरलैपिंग है, इसके बीच में ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग है। आपको रैंडम फ्रेगमेंटेशन करना ही इसलिए है ताकि ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स जनरेट करे जा सके। अब देखना क्या होगा बच्चे, हमने इसको फ्रेगमेंट करके हमने इसको वो तो कर लिया, क्या बोलते हैं, छोटा तो कर दिया, बाद में असेंबल भी तो करना पड़ेगा, बाद में असेंबल भी करना पड़ेगा। नहीं समझे? किस किस को नहीं समझ में आया? किस किस को नहीं आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, समझ में? असेंबल भी तो करना पड़ेगा। अब देखो हमने अब इस स्टेज पर हम इसकी सीक्वेंसिंग करा सकते हैं। अच्छा नहीं, इसको पहले हम क्लोन करते हैं। बच्चे एक बात, प्लाज्मिड सबको मालूम है नहीं मालूम है? प्लाज्मिड क्या होता है? स्मॉल, सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग। प्लाज्मिड के 4 शब्द, स्मॉल, सर्कुलर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। प्लाज्मिड होता है किसमें? बैक्टीरिया में होता है। किसमें होता है? बैक्टीरिया के अंदर होता है। बच्चे प्लाज्मिड के अंदर एबिलिटी होती है ना कि वो एक प्लाज्मिड से कई सारे प्लाज्मिड बना लेता है, ठीक है? तो हम बच्चे इन सारे फ्रेगमेंट्स को किसमें क्लोन कर देते हैं? प्लाज्मिड में। अब प्लाज्मिड तो छोटा सा होता है, प्लाज्मिड का थोड़ा सा जो बड़ा फॉर्म होता है, प्लाज्मिड की बड़ी फॉर्म को क्या बोलते हैं? बैक एंड यैक। अब ये क्या है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये क्या है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और ये क्या है? यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। आई बात समझ में? हम इसमें जैसे मान लो ये आपका बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, हम इसको काट करके इसके अंदर अपना डीएनए डाल देते हैं, तो हमारा जो डीएनए होता है भाई, पहले तो वो सिंगल स्ट्रैंड एक एंड थे ना, अब वो सर्कुलर स्ट्रक्चर में चला गया, वो ज्यादा
सेफ भी हो गया और मैनेजेबल भी हो गया। अब क्या हो गया, ज्यादा सेफ भी हो गया। तो हम किस में डाल देते हैं, बैक में और यैक में। बैक में कैसे डालते हैं, यैक में कैसे डालते हैं बच्चे, दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने बताया था कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को काटते हैं और कुछ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने वाले का नाम क्या है, लाइगेज। काटने वाले का नाम क्या है, नहीं पता, आरी। आरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उन्हें क्या बोलते हैं, काटने वाले का एंजाइम आरी, आरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। और जोड़ने वाले का एंजाइम लाइगेज। इन दोनों की हेल्प से हम काट के, जोड़ के और कर देते हैं। समझ में आया। अब इस बैक में डाल देते हैं या फिर यैक में डाल देते हैं। इस स्टेप पर हम इनकी सीक्वेंसिंग करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं बच्चे, सीक्वेंसिंग करवा लेते हैं। सीक्वेंसिंग कैसे कराई जाती है, वो कराई जाती है सैंगर्स सीक्वेंसिंग मेथड, ठीक है। सैंगर एक साइंटिस्ट था जिसने सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी या सीक्वेंसिंग मेथड को डेवलप किया था। अब उसने क्या यूज करा था, उसको हम बोलते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग बाय सैंगर्स मेथड, ठीक है। उसका मतलब अगर हम बात करें, एक होता है सैंगर सीक्वेंसिंग और बाकी सबको हम नॉन सैंगर या मतलब सैंगर के अलावा जो सीक्वेंसिंग होती है वो बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब सैंगर ने कैसे सीक्वेंसिंग करी थी ये हम लोग देखते हैं। प्लीज ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो बच्चे। एक सेकंड, इसको थोड़ा रब कर ले, ध्यान दो भाई। इधर होता क्या है, प्लीज यहाँ पे आप करोगे क्या, आप डीएनए लेते हो, वैसे आप शायद समझ नहीं पाओगे क्योंकि ये प्रॉपरली ना बायोटेक का ही स्टेप है, प्रॉपर बायोटेक का स्टेप है। यार समझाने की कोशिश करूं, मुझे पता नहीं है यार आप लोग समझ पाओगे या नहीं। लेट अस ट्राई, ठीक है। डाइडिऑक्सी पता है, डाइडिऑक्सी, डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो वो क्या करेंगे, वो एम्प्लीफिकेशन या फिर पॉलीमराइजेशन को स्टॉप कर देते हैं, पॉलीमराइजेशन को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अब आप प्लीज ध्यान रखना, जैसे आपका एक डीएनए है AATCAGC, ठीक है, ये आपका सीक्वेंस है, ठीक है। ये क्या है, आपका डीएनए है। आपने 4 ट्यूब्स ली, ट्यूब नंबर 1, ट्यूब नंबर 2, ट्यूब नंबर 3, ट्यूब नंबर 4। प्लीज ध्यान से सुनना इस बात को। यहां पर आपने A, T और G और C ये न्यूक्लियोटाइड्स दिए। ये क्या दिए, न्यूक्लियोटाइड्स दिए, यानी कि डीऑक्सी वाले, डीऑक्सी एटीपी, डीऑक्सी जीटीपी, डीऑक्सी टीटीपी और डीऑक्सी। लेकिन आपने इसमें डाइडिऑक्सी DDATP दे दिया। नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स के साथ क्या दे दिया, DDATP, यानी कि डाइडिऑक्सी ATP, ठीक है। डाइडिऑक्सी क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। क्या करेगा, टर्मिनेट, ठीक है। ये वाला क्या करेगा, इसमें क्या करा हमने, ATGC नॉर्मल वाला तो डाला ही डाला, साथ में क्या डाल दिया, डाइडिऑक्सी GTP। इधर हमने ATGC डाला ही डाला और क्या डाल दिया, डाइडिऑक्सी CTP। और इधर क्या डाला, ATGC डाला ही डाला और इधर क्या डाल दिया, डाइडिऑक्सी AGCTTP, राइट। समझ में आया। अब होगा क्या कि जब आप इसको पॉलीमराइज करा रहे हो तो ये कौन कौन सी लेंथ पर रुक सकता है, देखो ये A पे रुकेगा, यानी कि यहां पर आ गया आपका T, यहां पर आ गया आपका T, इधर A पर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। इसकी लेंथ कितनी आ गई, इसकी आ गई 3, इसकी लेंथ कितनी आ गई, 3 बेस पेयर, 3 बेस पेयर, राइट, ठीक है। ये कितने कितने पे रुकेगा, इधर क्या है, G है, तो चेक करो, इधर आया आपका T, इधर A, इधर आ गया G, इधर रुकने के चांसेस है या नहीं है, कितने बेस पेयर बने, 1 2 3 4, इधर कितने बने, 4। और एक हो सकता है कि इधर तो नॉर्मल वाला लग गया हो लेकिन ये टर्मिनेट कहां पर हुआ हो, इधर वाले पे टर्मिनेट हुआ हो, ऐसा भी तो हो सकता है।
प्रोबेबिलिटी तो हर चीज की है ना, आप एम्पलीफाई बार बार करा रहे हो, तो कुछ फ्रेगमेंट्स में टर्मिनेशन कहाँ हुआ होगा, इधर, कुछ में टर्मिनेशन कहाँ हुआ होगा, इधर, समझते हो? तो एक की फ्रेगमेंट की लेंथ कितनी होगी, 4 बेस पेयर, 4 बेस पेयर, और दूसरे वाले की कितनी होगी, 7 बेस पेयर। इधर की लेंथ बताओ कितनी कितनी आएगी, इधर वाले की कितनी आएगी, सी है तो सी 6 बेस पेयर, और इधर वाले की कितनी आएगी, 1 2 और 5। ठीक है, समझ में आया, बेस पेयर बेस पेयर बेस पेयर। अब बायोटेक्नोलॉजी में एक टेक्निक होती है जिससे हम इनको लेंथ के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं, लेंथ के बेसिस पे अलग अलग हमें पता चल जाएगा कि ये सेकंड वाले पे है, ये थर्ड वाले पे, ये फोर्थ वाले पे। तो मुझे एक बात बताओ, इस ट्यूब की रिएक्शन से क्या मुझे ये नहीं समझ में आ गया कि तीसरे नंबर पे मेरे पास ए है, क्या इधर से नहीं समझ में आ गया कि चौथे और सातवें पर, क्या इधर से समझ में नहीं आ रहा, छठे पर, और उसके बाद 1 2 और 5 पर, बताओ समझ में आया या नहीं आया? ये मेथड किसने डेवलप किया था, सैंगर ने, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड। तो डीएनए वाज सीक्वेंस्ड बाय सैंगर्स सीक्वेंसिंग मेथड। आपने कितना लंबा डीएनए सीक्वेंस किया, 7 बेस पेयर का, और हमें करना कितना लंबा डीएनए सीक्वेंस था, 10⁹9। अब समझ रहे हो कॉस्ट क्यों आई, कॉस्ट क्यों लगी सीक्वेंसिंग की, वर्थ है नहीं है वर्थ, बहुत ज्यादा मेहनत है। ठीक है, और उसके बाद आपको डेटा, अब चलो मान लो अब आपने सीक्वेंस कर लिया, हो गया सीक्वेंसिंग वाला समझ में आया या नहीं आया? जो इस मेथड से हमें पता चला कि थर्ड पे ए हाँ, या टी होगा ना, तो उसका ओरिजिनल था। हाँ, वो उसे कॉम्प्लीमेंट्री हम कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो बच्चे हमने रिएक्शन में रैंडमली डाल दिया, अब हमारे पास अलग अलग फ्रेगमेंट आए। अब मान लो एक ही रिएक्शन में मेरे पास एक फ्रेगमेंट आया जो कि 20 बेस पेयर का था, 57 बेस पेयर का था, 58 59 का था। तो मुझे क्या पता चला गया, अगर ये ए वाला था तो इस पोजीशन पे क्या है, ए है। दूसरी ट्यूब में कुछ और फ्रेगमेंट्स आए होंगे, तीसरी ट्यूब में और फ्रेगमेंट्स आए होंगे, चौथी में और आए होंगे। तो उन पोजीशन पे या तो ए है या जी है या सी है या टी है। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आया? आप लोगों को मैं सब कुछ नोन इसलिए दे रही हूं ताकि आप लोग समझ पाओ, लेकिन जब ह्यूमंस ने करा था सब कुछ अननोन था। उस टाइम पर इन सारी चीजों को प्रिडिक्ट कर पाना और प्रिडिक्शन के साथ कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। समझ में आई बात? ठीक है, अब इसके बाद क्या यहाँ पर हमारा टास्क कंप्लीट हुआ? अभी तो आपने छोटे छोटे फ्रेगमेंट सीक्वेंस करे हैं। सोचो आप लोग सीबीआई में भर्ती हो गए, कहाँ पे, नहीं वो क्या था, वो शो कौन सा है, सीआईडी ठीक है, और उसके साथ काम कर रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है के साथ। ठीक है ठीक है, तो आप करते क्या हो, आपको अलग अलग एविडेंसेस मिले तो क्या आप कोर्ट में ऐसे ही जाओगे, वहां पे ये एविडेंस मिला था, वहां पे ये मिला था, वहां पे ये मिला था? नो, अब आपको सारे एविडेंसेस को लिंक करना है, बताना है कि पहले ये हुआ, तब उसने ऐसा किया, तब उसने चाकू चलाया, तब उसने वो करा ऐसा, तभी तो बोलते हैं ऐसा हुआ होगा। ठीक है, अब हमने सीक्वेंस तो कर लिया, एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए, अब क्या रह गया, लिंक करना। लिंक कर ले, करें। ठीक है, अब देखो पहले से रब कर ले, अब यहाँ पे ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। जब आपके पास ये फ्रेगमेंट सीक्वेंस होकर आ गए तो हमें क्या करना होता है, असेंबल देम, क्या करना होता है हमें, ओके असेंबली बोलते हैं वैसे तो, arrange them on the basis of overlapping, arrange,
arrange the fragments based on overlapping sequences के बेसिस पर हम उसे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। प्लीज यहाँ पर ध्यान दो, ओए प्लीज इधर ध्यान दो। इनको अगर मैंने चेक करा तो 1 2 3 4, ठीक है, उसके बाद इसको और इसको करा तो 1 2 3 4 5 6, क्या हुआ 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 8 9 9 10, तो एक फ्रेगमेंट आ गया 7 8 9 10। क्या कोई भी ऐसा फ्रेगमेंट है जो 6 और 7 को लिंक कर रहा हो? क्या कोई ऐसा फ्रेगमेंट है जो 6 और 7 को लिंक कर रहा हो? नहीं है। ऐसा हमारे पास देयर इज नो फ्रेगमेंट टू लिंक 6 and 7, ठीक है। तो हम ये मान लेंगे, जब हम इसको असेंबल कर रहे होंगे तो हम ये मान लेंगे कि ये फ्रेगमेंट अलग था और ये फ्रेगमेंट अलग था, बट एक्चुअल में क्या था, सब सेम था। एक्चुअल में क्या था, सब सेम था, बट हम तो नहीं कर पाए, यानी कि क्या हमारी सीक्वेंसिंग हमेशा सही रिजल्ट देती है? ऐसा जरूरी नहीं होता। अब बच्चे एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ठीक है, जो आप लोग के शायद अभी काम ना आए, कि आपकी जो सीक्वेंसिंग होती है ना, एक होता है कि आप फ्रेगमेंट को बहुत छोटा कर दो। अच्छा, ये प्रॉब्लम कब आती है? जब फ्रेगमेंट बहुत छोटे हो जाते हैं। अब फ्रेगमेंट इतने छोटे हो जाते हैं कि उनकी ओवरलैपिंग मिलना बहुत मुश्किल होता है। जितना बड़ा होगा ओवरलैपिंग मिलने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। तो अगर आप बहुत छोटे फ्रेगमेंट्स करते हो तो आपको ओवरलैप फ्रेगमेंट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। आई बात समझ में? एक और मेथड होता है कि आप बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस कर दो। आज के टाइम पर वो अप्रोच है। आज के टाइम पर हम बड़े फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कौन सी अप्रोच बेटर है, छोटे फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस करना या बड़ों को? ठीक है, लेकिन बड़े में भी एक प्रॉब्लम है, उसका एक्यूरेसी रेट कम होता है लेकिन लेंथ बड़ी होती है। छोटों के साथ क्या प्रॉब्लम है, एक्यूरेसी रेट बहुत ज्यादा है लेकिन लेंथ कम है। तो हम दोनों को यूज करते हैं, अब मान लो ये तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट हमने सीक्वेंस करे थे। अगर मैं एक बड़ा फ्रेगमेंट सीक्वेंस करूं और वो मुझे बोले कि 1 के बाद 9 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, फिर 10 है। अब बड़ी सीक्वेंसिंग ने मेरा 2 खा लिया, बड़ी सीक्वेंसिंग ने गलती से मेरा 2 खा लिया, राइट। 2 की जगह क्या डाल दिया, 9 डाल दिया। ये गलती है या नहीं है? ये गलती है। लेकिन मेरी बड़ी सीक्वेंसिंग ने इन दोनों को लिंक कर दिया। तो जब हम सीक्वेंसिंग कराते हैं तो क्या हम सिर्फ छोटे फ्रेगमेंट सीक्वेंस कराते हैं या बड़े भी? दोनों सीक्वेंसिंग कराए जाते हैं बच्चे, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल पाए और आप जो एक्चुअल में था उधर तक पहुंच पाओ। मुझे बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? यहाँ पे 2 कैसे आएगा? क्योंकि ये हमारे को इसने बता रखा है कि 1 और 3 के बीच में क्या है, 2 है। तो उस पे जब हमें एक्यूरेसी चेक करनी होती है ना बच्चे, तो हम इस पे ट्रस्ट करते हैं, और जब हमें लिंक बनाना होता है तो हम इस पे ट्रस्ट करते हैं। समझ में आई बात? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? या मुझे पता है बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को बिना बायोटेक के समझा दिया मैंने। बच्चे कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो ओवरलैपिंग सीक्वेंस देखते हैं और वो जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं असेंबल करना। बस एक बात मैं और बताती हूँ बच्चे, सिर्फ जीन की सीक्वेंस से कोई काम नहीं होता, हमें जीन के साथ उसका फंक्शन भी पता होना चाहिए। तो जब हम किसी जीन के साथ उसका फंक्शन जोड़ते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सीक्वेंस एनोटेशन। आई बात समझे? तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सीक्वेंस एनोटेशन, लिंकिंग द फंक्शन ऑफ
linking the function of gene with gene, linking the function with gene, ठीक है, linking the function with gene, it is known as सीक्वेंस एनोटेशन। तो एनोटेट करने का मतलब क्या होता है, उसका फंक्शन उसके साथ जोड़ दिया जाए। समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई बात समझ में? पक्का 100%? ठीक है, यहां तक आप लोग को ये वाली बात क्लियर हो गई। और ये सारा जो इंफॉर्मेशन होता है बच्चे, ये हम लोग ऐसे ही नहीं रख देते हैं, हमारे को डेफिनेटली बहुत सारा कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स चाहिए होते हैं टू स्टोर देम एंड ऑल्सो टू actually analyze. We also need some tools to analyze because इतनी सारी चीजों को आप वैसे ही एनालाइज नहीं कर सकते। एक बार क्विकली इसे नोट डाउन करो बेटा, प्लीज यार, प्लीज। सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। बच्चे अब पहले मैं आप लोगों को ये बात समझा दूं, हालांकि मैंने आप लोग को समझा रखा है। पहला पॉइंट आपका क्या है, ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेसेस। कितना है? 3164.7। आप लोगों ने 3.3 पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये क्या है 3164.7 मिलियन बेसेस। तो आपको अगर नीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको दोनों पता होना चाहिए। नीट के लिए तैयारी कर रहे हो तो दोनों पता होना चाहिए, मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स बेसेस। नाउ एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस पेयर। एक जीन की लेंथ कितनी होती है? 3000 बेस पेयर। ये एवरेज है बच्चे, कुछ जीन्स की कम भी होती है और कुछ जीन्स की सबसे ज्यादा भी होती है। अब देखो, ओके, द लार्जेस्ट नोन जीन इज, सबसे ज्यादा बड़ा जीन कौन सा है? डिस्ट्रोफिन। कौन सा जीन सबसे बड़ा है? डिस्ट्रोफिन। क्या, कितने बिलियन बेसिस का है? 2.4 मिलियन बेसिस। कितने? 2.4। आपको पता है मिलियन बेसिस एमबी, ठीक है, एक एमबी को हम एक क्रोमोसोम कंसीडर कर देते हैं, सच बता रही हूँ। और ये एक जीन का साइज कितना है? 2.4, यानी कि इसके जीन के साइज के अंदर हम 2.5 क्रोमोसोम्स बना देंगे, राइट? 2.5 क्रोमोसोम्स बना देंगे, इसका साइज इतना बड़ा है। कौन सा जीन है ये? डिस्ट्रोफिन। विच जीन? ठीक है। Total number of bases, total number of genes estimated is 30,000, which is much lower than previous estimates. पहले हमने कितना एस्टिमेट किया था? 80,000 से 1 लाख, लेकिन निकले कितने? बस 30,000। आई बात समझ में? उसके बाद all humans have exactly 99.9 base pairs which are similar in all people, ठीक है। Functions of 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन आर अननोन। जितने भी जीन्स हमारे को पता है उनके 50% का तो फंक्शन हमें पता ही नहीं कि वो हमारी बॉडी में कर क्या रहे हैं, ठीक है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर द प्रोटीन, बताया था मैंने, लेस देन 2% ही कोड करता है प्रोटीन के लिए, बाकी सारे नॉन कोडिंग होते हैं, यानी कि यूजलेस होते हैं, ठीक है। ऐसा हमें लगता है, होता नहीं है। रिपीट सीक्वेंसेस मेक अप द लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। बच्चे, ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था। क्यों? क्योंकि आपका इसमें रिपीटेशन बहुत ज्यादा होती है। अच्छा एक बात बताओ, प्लीज एक बात बताओ, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर हो कि ATGC है, तब तो आप पता लगा लोगे कि ओवरलैपिंग है या नहीं है। अगर आपका ऐसा 1 मिलियन बेस पेयर का सीक्वेंस है और सब में TA है, इसे हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम क्या बोलते हैं? रिपीट एलिमेंट्स। These are known as repeat elements. These all are known as repeat elements. Repeat elements में ओवरलैपिंग कहाँ पता लगाओगे? पता चला जीनोम में वो 1000 थे, आपने उसको मिला मिला करके कितना कर दिया? 20,000 कर दिया। हो गई गलती। जब हम ह्यूमन किसी भी जीनोम को सीक्वेंस करते हैं बच्चे, चांसेस ऑफ मिस्टेक्स आर वेरी हाई, और सबसे ज्यादा मिस्टेक के चांसेस कहाँ होते हैं? रिपीट में होते हैं। और ह्यूमन जीनोम का बहुत सारा ऐसा पेयर है जो रिपीट हो रहा है। आई बात समझ में? ठीक है। फिर इन्होंने दे रखा है नाउ रिपीट सीक्वेंसेस आर द स्ट्रेच ऑफ DNA सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स
sometimes 100 and 1000 times, ठीक है. They are thought to have no direct functions, ठीक है, yet they shed light on the chromosome structure, dynamics and evolution. बच्चे इनका कोई डायरेक्ट फंक्शन हमें नहीं मालूम है, लेकिन ये एवोल्यूशन पे, डायनेमिक्स पे, आपका क्रोमोसोम स्टैटिक है या डायनेमिक? क्रोमोसोम कैसा है, स्टैटिक या डायनेमिक? वेरी डायनेमिक, बहुत ज्यादा टूटता फूटता रहता है. आई बात समझ में? ठीक है. इसके बाद है बच्चे आपका क्रोमोसोम नंबर 1 के पास सबसे ज्यादा जीन्स होते हैं, कितने? 2968, विच इज हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स. और सबसे कम किस में है? वाई क्रोमोसोम में. कितने? 231. फिर है बच्चे आपके कई सारे ऐसे जीनोमिक सीक्वेंसेस होते हैं जहां पर जैसे मान लो पूरा का पूरा सीक्वेंस, मान लो एक सीक्वेंस अगर ये है और दूसरा सीक्वेंस आपका ऐसा है 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपने एक ऑर्गेनिज्म से लिया और ये आपने दूसरा ऑर्गेनिज्म से लिया. आपने देखा सब कुछ तो सेम है, लेकिन एक पेयर ऐसा था जो अलग था. इसको बोलते हैं हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. क्या बोलते हैं? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. बोले तो SNP. क्या बोलते हैं? SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. और ह्यूमन बींग्स में कितने ऐसे, और इनको स्निप्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी बहुत सारे होते हैं. एक बात याद रखना बच्चे, जब कोई काम आपने कितने सालों तक किया हो, 13 सालों तक किया हो, तो उसके बारे में आप कितनी बड़ी बुक लिख सकते हो? बहुत सारा. और जो इन्होंने ह्यूमन जीनोम के बारे में सिर्फ और सिर्फ 9 पॉइंट्स लिखे हैं, ये तो सच बता रही हूँ, कुछ भी नहीं है. ठीक है, आप पूरी किताबें लिख सकते हो. मुझे तो पता है कितनी सारी थीसिस लिखी गई होंगी इसके ऊपर. ठीक है, बहुत सारा काम इन्होंने किया था. और आप बस ये सोचो कि आप 13 साल के काम को कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हो, तो जो इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है. अब ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग जब कराई गई, ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा एम क्या रहा होगा? सबसे, आप ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंसिंग के बाद सबसे बड़ा एम क्या सोचते हो कि क्या हम ऐसी प्रॉब्लम होगी जो सॉल्व कर पाएंगे? सोचो. डिसीजेस. सबसे ज्यादा क्या होगा? डिसीजेस, ताकि हमारे डिसीजेस के बारे में हमको पता चल पाए और हम काम ढंग से कर पाए. आई बात समझ में? तो ये देखो, एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस. डिराइविंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस विल डिफाइन द रिसर्च थ्रू कमिंग डिकेड्स. इन्होंने बोला था कि यहीं से जो डीएनए सीक्वेंसेस से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये सालों तक आगे की रिसर्च को कंटिन्यू करता रहेगा. आज भी सच बताऊं, बहुत सारी रिसर्च सिर्फ और सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर ही होती रहती है. हम बहुत सारी चीजें ढूंढ रहे हैं, हर एक जीन का फंक्शन पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और कितने टाइम तक ये काम चलेगा हमें नहीं मालूम, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें अननोन है. The enormous task will require the expertise and creativity of 10,000 of scientists. बच्चे, एक तो पहली बात कि ये जितना भी काम है, ये क्या कोई ऐसा बंदा कर देगा जिसको कम नॉलेज है? नहीं कर पाएगा ना. तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट बंदे चाहिए और साइंटिस्ट भी चाहिए, और गवर्नमेंट पैसा भी नहीं देती यार, ये गलत बात है. ओके, ठीक है. फिर one of the greatest impact of having HG, that is human genome, will be enabling the radically new approaches for the biological research. हम biological research में इसको utilize कर पाए. In the past, researchers have studied one or few genes at a time. With the whole genome sequences, we can do a high throughput technologies. बच्चे, पहले हम क्या करते थे? सिर्फ एक सीक्वेंस को देखते थे, या फिर, अच्छा एक बात याद रखना, सिर्फ किसी एक बंदे को देखना, एक जीन को देखना और पूरे जीनोम को देखने में फर्क होता है. पूरे जीनोम को देखने में फर्क होता है. ठीक है, और आपकी रिसर्च पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है. बच्चे, चैलेंजेस में इन्होंने बहुत कुछ ज्यादा बता नहीं रखा, लेकिन हाँ, फीचर्स आप लोगों को याद करने पड़ेंगे. बच्चे, ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक बात और याद रखना, इन्होंने इससे पहले वाले पेज पे दे रखा है, द सीक्वेंस ऑफ द क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड इन द May 2006. तो May 2006 में इन्होंने क्रोमोसोम नंबर 1, जो कि सबसे बड़ा है, उसको सीक्वेंस किया था. एंड दिस वाज द लास्ट ऑफ 24 क्रोमोसोम्स. और आपको पता है कि 24 क्रोमोसोम्स की सीक्वेंसिंग कराई गई थी. ये वाली बात बताओ, समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, आज मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ.
ओके सो जाओ तुम कंटिन्यू